ओके सर, यस सर। पहले आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे जो दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 2 मार्कर 4 मार्कर बेसिस बने। देखो इसमें क्या सीन है कि जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है उससे या तो डायरेक्टली 2 मार्कर क्वेश्चन आए या उसी से 4 मार्कर क्वेश्चन 2 मार्कर करके 2 पार्ट में पूछ सकता है, राइट। यस सर। चेक करो पहले से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और मुझे बताओ, चेक कर, जहां पे कोई भी डाउट हो एकदम बिल्कुल फ्रैंकली होकर पूछिए। सर नीट के होने के कोई चांसेस हैं होगा तो मेरे होम में? अब देखो ये थोड़ा सा क्लियरिटी जो आएगी ना, वो क्लियरिटी आएगी इसके बाद, इलेक्शन के बाद, है ना। इलेक्शन बहुत कुछ डिफाइन करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इलेक्शन वाला जब माहौल ओवर होगा तब समझ में आएगा नीट कब करवाएं। कई सारे स्टेट में देखो इलेक्शन है ना, ये चक्कर है। हाँ, मैं ये सोच रही थी ना कि अगर ये मतलब 12th का थोड़ा डिवीजन के साथ साथ अगर आप हमें थोड़ा 11th का भी समझा दोगे, मतलब जो सिर्फ नीड ओरिएंटेड चीजें नहीं होती है जो ऐसे। समझ गया समझ गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, देखो पता क्या, 1.5 महीने से मतलब 50 दिन से लेकर के मेरे हिसाब से 50 दिन से 55 दिन का पहले मिलता था गैप, है ना। अब इस बार भी मान के चलो कि अनुष्का कम से कम 2 महीने का तो ब्रेक मिल जाएगा हम लोगों को, गैप मिल जाए, ठीक है। देखो इस बार एग्जाम पहले स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा पहले ही हो रहे हैं नॉर्मल डेज से, है ना। तो इतना तो मिल जाएगा और उस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि नीट के लिए करवाएंगे डेफिनेटली करवाएंगे, राइट। उसमें मैं रिवीजन पूरा करवा दूंगा पूरा 11th का, तो टाइम तो लगेगा, ओके सर, यस। ठीक है। क्यों देखो अभी क्या है ना, अभी डिफोकस मत होना। अभी क्या है, किसी भी तरह से नंबर बढ़िया आने चाहिए। नंबर ये जो मार्क्स होते हैं ये मैटर करते हैं, बहुत सारी जगह तुम देखना मैटर करते हैं, बहुत सारी जगह। लोगों को लगता है कि अरे यार कौन देखता है 12th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट, हमेशा देखते हैं। देखो जब आप इसमें जैसे सपोज दैट आपने, कोई नहीं देखेगा आपको, जब आप एमबीबीएस करेंगे आपने नीट निकाल दिया कोई नहीं देखेगा, लेकिन जिस दिन आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, नौकरी तो चाहिए, बोलो है कि नहीं, है ना। यस सर, आप यस। मैक्स के पास में जाओगे, आप फोर्टिस में जाओगे, आप इंटर्नशिप में जाओगे, वो आपका पूरा रिज्यूमे देख, आप यू वोंट इमेजिन कि व्हेन आई गिवन यूपीएससी इंटरव्यू, तो यूपीएससी इंटरव्यू में व्हाट हैपेंड कि उस समय तक मैंने डबल एमएससी कर रखा था और जीआरएफ में क्वालिफाइड था, पीएचडी में मैं एनरोल करा चुका था। उसके बाद वो उसने मेरे क्लास 10th की मार्कशीट में मेरे मैथ्स में कितने नंबर थे, मेरे बायोलॉजिकल साइंस में कितने नंबर थे, वो सब मार्क्स उन्होंने निकाल के दिए, पूछे इनफैक्ट में से, राइट। अच्छा। सो इट मैटर्स तो बढ़िया अभी नंबर लेकर के आना है, बायोलॉजी में 100 में 100 लेकर के आओ, और लड़कियां तो हमेशा लेके आती हैं। यस सर, इस बात थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि लिखने वाला होगा ना, मोस्टली सब्जेक्टिव ही होगा। अरे सब्जेक्टिव में भी नंबर आते हैं यार, जब ऑफलाइन होता था ना, यू वोंट लाइक, मैं बता देता हूँ, नोएडा बाल भारती, एमआईटी इंटरनेशनल और ऑक्सफोर्ड और विश्व भारती, है ना, इन चारों स्कूलों में हालांकि लड़के कभी लेकर के नहीं आए मेरे बैच में, चारों स्कूलों में 100 आउट ऑफ 100 बच्चों के थे, हमारे मेरे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100, चारों लड़कियां थी। अच्छा। हाँ मैं ऑफलाइन वाली की बात कर रहा हूँ। तो यू कैन डू लाइक 100, यू कैन गेट 100 आउट ऑफ 100, बट तरीका वही यूज करना जो मैंने बताया, लिखना कैसे, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना, क्या लिखते हो वो तो सेकेंडरी, कैसे लिखते हो दैट ऑलवेज मैटर। तो इसीलिए जो मैंने क्वेश्चन पेपर मिला है पिछले वाला जो मैंने भेजा था, जो अभी हुआ था ना दिसंबर में।
नहीं, अभी जो मैंने बना के दिया है, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले। अच्छा, हाँ सर, हाँ, वो जो हुआ था टेस्ट भी, हाँ। हाँ, लिखा है? लिखा अनुष्का, नहीं लिखा? नहीं सर, मैंने वाला टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था, एक्चुअली मैं घर में नहीं थी उस टाइम पे। कोई बात नहीं, अभी तो क्या ना, क्वेश्चन पेपर तो होगा ना? हाँ सर, वो ऑनलाइन, हाँ हाँ, वो व्हाट्सएप पे होगा। तो ऐसा करना, उस क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से लिखना, ठीक है? लिख करके निष्कर्ष जी को भेजना, वो अपलोड करेंगे, ठीक है? मैं आपको आपका चेक कर दूंगा कि उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या आप हो सकता है कि ऑलरेडी बहुत अच्छा लिखते हो, ठीक है? क्या इनकॉर्पोरेट करना है, क्या किया है आपने, क्या नहीं किया, हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट विल पे यू, बिलीव। ओके सर। हाँ, 4-5 क्वेश्चन पेपर आप करके बढ़िया से, जैसे आप बोर्ड में लिखो वैसे मन से लिख के आप मेरे से चेक करवा लो, डेफिनेटली आपको उसमें फायदा मिलेगा। अभी यही पे आउट करेगा, ठीक है? यस सर। लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर 12th का करना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला बनाया है ना? आप चेक करो तब तक। देखो अनुष्का, इस वाले चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको करना है। सर एक क्वेश्चन है। बोलो बेटा। मतलब ऐसे इसका नहीं है, मतलब मुझे ना मतलब आप थोड़ा हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, देखो यस सर। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, चलो, एक मिनट। देखो थायराइड का मेन फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है ना। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा कि अब ये डिपेंड करता है कि वो हाइपोथायराइडिज्म किस स्टेट में होता है। अब थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड दो काम करती है, एक तो ग्रोथ का काम करती है और दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा इनका फंक्शन होता है कि मैं अभी वही रेस्पिरेशन कर रहा था, दूसरा इनका फंक्शन होता है कि इम्यूनिटी को मेंटेन करना। दोनों चीजें इम्पेयर हो जाती हैं हाइपोथायराइडिज्म। इस वाले बैच पढ़ाया था मैंने, है क्या? यस, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में
कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड। देखो दोनों दे रखा है। हाइपो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है ना, इसमें पैराथायरॉयड टिटनी और हाइपोकैल्सिमिक टिटनी, देखो दो डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर कैसे होते हैं? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में अब क्या होता है कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। फंक्शन देखो उसका क्या है, ऊपर ही लिखा हुआ है। कैल्शियम और फॉस्फेट की बैलेंस को बना के रखता है। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है कहां से? नेफ्रॉन से। मतलब कुल मिलाकर के कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को। हमने आपने हम लोगों ने पढ़ा था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी 11th में, याद है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में अनुष्का, हेलो अनुष्का, ऑडिबल? यस सर, सॉरी पता नहीं वो इश्यू था सर, वो उस टाइम पता नहीं इश्यू। अच्छा, कुछ इंटरनेट इशू आ रहा है, चलो कोई नहीं। अभी अभी आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है। देखो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में
तो एक चीज हम लोगों ने 11th में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी, है ना? और हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारे मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? कैल्शियम रिलीज करते हैं, जिससे मसल स्लाइड होती है। क्या होता है जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम रिलीज नहीं होता मसल्स में, तो उससे क्या हो जाता है? पैराथोरेक टिटनी कहते हैं, उससे टिटनीस हो जाती है, मसल्स जाम हो जाती हैं, उसको हम पैराथोरेक टिटनी कहते हैं, या इसी को हाइपोकैल्सियमिक टिटनी कहते हैं। ये है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्लियर है? समझ आ गया? हेलो? अनुष्का, यस सर। समझ आया कि नहीं आया? आया? हाँ सर, बस आप एक बार लास्ट की 2 लाइन रिपीट कर दीजिए, देखो, उस टाइम पे वॉइस कट गई थी। कोई बात नहीं, देखो मैं वीडियो बंद करता हूँ तो वॉइस और क्लियर आ जाएगी। देखो मे बी, क्योंकि आपकी, देखो अभी बताना, अभी आवाज साफ आ रही होगी ना? बिल्कुल। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ मैं ये बता रहा था कि हम ये समझिए, यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया पैराथोराइड काम क्या करता है। तो पैराथोराइड का बेसिकली काम क्या है कि ये जो नेफ्रॉन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है ना? नेफ्रॉन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, है ना? और कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को मेंटेन करना, तो कुल मिला के इसका काम होता है। हाइपोपैराथोराइडिज्म में क्या होता है कि पैराथोराइड टिटनी हो जाती है या हाइपोकैल्सिमिक टिटनी। ये है क्या चीज? मसल्स जाम हो जाती है। क्यों मसल्स जाम हो जाती हैं? तो हमने पढ़ा हुआ था कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हमारी मसल्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब कैल्शियम रिलीज करते हैं, तब क्या होता है? मसल स्लाइड ओवर होती हैं और स्लाइड इन होती हैं, और स्लाइड इन होती हैं, और फिर मसल स्लाइड आउट होती हैं। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कैल्शियम मसल्स में रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से मसल्स क्या हो जाएंगी? जाम हो जाएंगी, उसको हम पैराथोराइड टिटनी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्लियर? ये है इसका डिफेक्ट। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, और बताओ, पॉपुलेशन वाले से देख लो एक बार, इंट्रोडक्शन वाले से, पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन वाले से। ये मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा 11th का, है ना? एग्जाम से पहले। ठीक है, तो एग्जाम से पहले हम लोग जब भी वो करेंगे शॉर्ट टर्म में जो रिवीजन कराएंगे, तो उस समय फिर करवा दिया जाएगा। यस सर। वो एक्चुअली मेरी भी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी सर, तो अच्छा, मतलब डॉक्टर्स ने अगर इस तरीके से मेरे को डायग्नोस किया है कि शायद मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है। नॉर्मली तो फीमेल्स में थायराइड का जो होता है ना, वो इश्यू होता है। कोई नहीं, कैल्शियम वैल्शियम खाना शुरू करो और मॉर्निंग वॉक शुरू करो, हेल्दी रहो बढ़िया से, ठीक है ना? मतलब खाने पीने में एकदम टाइम पे खाओ, और क्या खाना है ये बस डिफाइन करके रखो, कुछ नहीं होगा, हमेशा हेल्दी रहोगे। यस सर। और मेडिसिन मेडिसिन कम खाओ, जितना मेडिसिन कम खाओगे ना, उतना ही ज्यादा हेल्दी रहोगे, याद रखना। यस सर। पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखो एक बारी, फिर मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट, आपको क्या, कहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे शॉर्ट आ सकता है ना? और वो ले रखा है ना उसका प्रैक्टिस सेट, एग्जाम आइडिया। सर क्या? एग्जाम आइडिया ले रखा है, एग्जाम आइडिया, प्रीवियस ईयर वाला एग्जाम आइडिया, या टुगेदर विद कुछ। बुक्स कह रहे हो सर? ये एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जाम पेपर आते हैं ना, जैसे ही मेरे पास देखो एग्जाम आइडिया है, दिखाई दे रहा होगा, रुको, अब दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? अच्छा। ये दिखा? हाँ, हाँ, मैं तो सर अभी, हाँ, मैं तो फिलहाल एमटीजी से ही पढ़ती हूँ सर। इसे आज एमटीजी से, ये यस सर।
ना ना ना, ऐसे ले लो, एग्जाम आइडिया ऑरेंज कलर का नया वाला, ठीक है ओके है ना। सर। तो इसको इसको आप ले लो, ठीक है। इसी का ऑरेंज कलर का होगा, ऐसे लिखा होगा, है ना, एग्जाम आइडिया, ठीक है। तो ये बेस्ट है, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ओके सर। हम्म। देखो मैं आपको अभी ये भी बता देता हूँ कि इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो, क्या आपको ध्यान देना है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 5 मार्कर वाले से। 5 मार्कर वाले जो क्वेश्चन आएंगे, हम्म, अ, सर आवाज कट आवाज रही कट है रही है, सर। अभी सही है ना? अभी आ रही होगी ना आवाज? हाँ सर, अभी आ रही थोड़ी। देखो अब आएगी वो, एक्चुअली अपलोडिंग आपकी थोड़ी सी डाउन वो है, weak है। देखो इसमें मैं 5 मार्कर क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपको कहाँ पे फोकस करना है। लॉन्ग आंसर में एक तो आप याद रखिएगा कि इसमें ये जो एक ये है, क्या बोलते हैं, ग्राफ एक दे रखा है ना। तो पहले स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इसमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है। वो ग्राफिकल वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ग्राफ वाला जो पार्ट है सबसे पहले ये है ना, देखा दिखा बायो वाला, यस। है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो उसमें वो 5 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में। एक तो वो ग्राफ, उस ग्राफ को बिल्कुल एज इट इज याद है ना, ग्राफ ये मैं दिखाऊं, हाँ पहले पेज पे बना हुआ है, पहले फर्स्ट ही पेज पे बना, बायोम वाला ग्राफ, ठीक। यस तो सर। ग्राफ, वो एनुअल टेम्परेचर और बिल्कुल प्रेसिपिटेशन बिल्कुल, ना। बस बस हाँ, वही प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर से जो बायोम का फॉर्मेशन होता है, वो वाला ग्राफ याद रखना। वो एज इट इज ग्राफ देखो, 2015 में भी आया, 2017 में भी आया, 3 बार आ चुका है ना। 3 बार वो ग्राफ पूछा जा चुका है। और दूसरा क्या है, लॉन्ग मेरे को, हाँ लॉन्ग वाले में एक वो आपने देखा था ना, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, जिसमें इमिग्रेशन नेटेलिटी वगैरह सब दे रखा है ना। देखो इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी मैंने बताया था, याद है? यस सर। उस पे इंपॉर्टेंट लगाओ, वो इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, लॉन्ग आंसर में कई बार पूछा गया कि म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन में डिफरेंस बताओ, कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म में डिफरेंस बताओ, इस तरह से क्वेश्चन आया। तो 5 मार्कर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, या 4 मार्कर क्वेश्चन बनेगा तो उसमें दो पूछ लेंगे कि म्यूचुअलिज्म और एमेंसलिज्म डिफाइन करो, है ना। एक पे म्यूचुअलिज्म पूछ लेगा और एक पे एमेंसलिज्म पूछ लेगा। तो यहाँ से 4 मार्कर बन गया। इसी तरह से वो अगर इस तरह से डिफरेंस बोलते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड कॉम्पिटिशन, कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म, इस तरह से आ चुका है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन से 4 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 मार्कर में जे शेप और एस शेप जो मैंने कर पढ़ाए थे, याद है? जे शेप एस शेप कर, अनुष्का। नहीं सर, ये याद नहीं है। और दूसरा क्या है कि, है ना। तो दूसरा इसमें एक तो ये हो गया, जो आप, मैं आपको ग्राफ, रुको मैं ग्राफ दिखाई देता हूँ मेरे पास। कॉलेज
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो मैं इसमें भी एनसीईआरटी में दे रखा होगा भाई। ये देखो ना, पेज नंबर 230 खोलो अनुष्का, पेज नंबर 230 ओपन किया। यस सर। पेज नंबर 230 में नीचे देखो 13.5 जो है मिला, ये सिग्मॉइड कर्व, जे शेप कर्व याद आया? नोट्स एक बार ओपन करो जो मैंने पढ़ाए थे। हाँ। है ना, ये दोनों ग्राफ मैं इसी की बात कर रहा था। तो इसमें आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या है और दूसरा क्या है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या है। दोनों मैंने लिखवाए, आप नोट्स पे देखो, नोट्स पे होंगे। यस सर। है ना, इस पे इंपॉर्टेंट लगाओ, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और दूसरा वाला मैंने आपको ये बताया था, जो आपको थोड़ी देर पहले बता देता था, वो दूसरा वाला ग्राफ आप इसके पहले वाले पेज में आओ, पेज नंबर 229 में। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ वाला। ठीक है, ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन है, ये 2 5 मार्कर क्वेश्चन हो गए, है ना। आप देखो इसमें, आप इसके पहले वाले पेज नंबर पे आओ, इस वाले पेज नंबर पे, पेज नंबर इसमें 223 में यस सर। ग्राफ परफॉर्मर रेगुलेटर पार्शियल रेगुलेटर, ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन। देखो इससे 2 बन सकते हैं, या तो इससे पूछेगा 2 मार्कर क्वेश्चन, तो 2 मार्कर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द रेगुलेटर और व्हाट आर द कन्फॉर्मर्स, ऐसे करके आ सकता है ना। और दूसरा क्या है, ये दूसरा या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, या तो ऐसे पूछेगा, और या ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, ये क्या कहते हैं, 5 मार्कर पूछ लेगा तो तीनों पूछ लेगा, या फिर 2 मार्कर क्वेश्चन इनमें से एक कोई भी पूछ लेगा। ठीक है, ओके सर। सस्पेंशन क्या होता है, कन्फॉर्मर क्या होते हैं, रेगुलेटर क्या होते हैं, माइग्रेशन क्या होता है, 2 मार्कर क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। बाकी 2 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, कमेंसलिज्म क्या है, एमेंसलिज्म क्या है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और एक आओ पेज नंबर 235 में, पेज नंबर 235 ओपन करो अनुष्का, ऊपर से। हाँ सर। हाँ, पेज में ऊपर से दूसरा पैराग्राफ, ऊपर एक लाइन देखी ना, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर लिखवाया हुआ, आप एक बार नोट्स में देख लेना, है ना। हाँ सर। हाँ, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया 2 मार्कर। और एक चीज आप खोलो अनुष्का, पेज नंबर 233 एनसीईआरटी का, प्रिडिक्शन लिखा हुआ है, प्रिडिक्शन वाली हेडिंग, यस। उसके दूसरे वाले पैराग्राफ में ऊपर से आओ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8th वाली लाइन पे लिखा है, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया 1920s। यहां से लेकर के नीचे आओ, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड तक, ये पूरा जो पैराग्राफ है नीचे, ऊपर से लेकर यहां से लेकर के नीचे का पूरा पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली कैक्टस को कैसे कंट्रोल किया गया, है ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या होता है, या प्रीडेशन कैसे बायोलॉजिकली प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसे कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यस सर। बस इतना ही इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर। अब इसमें देखना जहां पे भी डाउट हो वो पूछ लो, है ना। सर आप बायोटेक्नोलॉजी की भी इम्पोर्टेंट चीज बता दीजिए। अच्छा, बायोटेक में नहीं थी क्या, मैंने लास्ट टाइम जब कराया था, आप नहीं थे क्या? नहीं सर, उस टाइम पे मैं, उसी टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो अच्छा मैंने ठीक है, अटेंड नहीं कोई किया। बात, कोई नहीं, मैं करा देता हूँ। तो बायोटेक में दोनों में नहीं थी, बायोटेक में दोनों चैप्टर में? नो सर, मैं ठीक है, बस एक पहले वाला जब स्टार्टिंग का रिवीजन था उसमें मैंने 2 क्लास अटेंड की थी।
अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर आओ चलो इसमें बायोटिक, इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में आओ सबसे पहले। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले पार्ट में आओ, और ये अगर एग्जाम आइडिया नहीं खरीदा तो बिना सोचे समझे कल सुबह सबसे पहले ये काम करना, ठीक है? सबसे पहला काम ये करना, ठीक ओके है? सर। यस सर। नोएडा रहती हो ना? नहीं सर, मैं तो उत्तराखंड में रहती हूँ। अच्छा उत्तराखंड में रहते हो, ओके यस ओके। सर। मिल जाएगा एग्जाम आइडिया। कहाँ रहते हो उत्तराखंड में? हल्द्वानी सर। अरे भाई चलो कोई नहीं, आई विल बी विजिटिंग वेरी सून। ओके सर। 12th को आऊंगा मैं। तो देखो मिल जाएगा, हल्द्वानी में तो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा आपको एग्जाम आइडिया। सर आप तो हर्षित से भी मिल सकते हैं, वो यहीं पे है। अच्छा हर्षित भी इधर ही पाया जाता है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आजकल आता नहीं वो क्लास में, तो मुझे लगा वो रानीखेत से, मुझे तो ऐसा लग रहा था। हाँ सर, मतलब यहीं पे रानीखेत के पास में ही है। अच्छा देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, अरे नहीं कौन सा, बायोटेक, बायोटेक में सबसे पहले पैलिंड्रोम वाला जो पार्ट, बायोटेक के फर्स्ट वाले चैप्टर में डिजीज वाला कर डालना, फिर मैं डिजीज वाला भी करवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर करके सबमिट करना है ना, तो वो भी करेंगे साथ में, मैं इंपॉर्टेंट भी उसी दिन बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है? देखो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में इसमें एक ही अनुष्का लॉन्ग आंसर बन रहा है। लॉन्ग आंसर इसमें आपसे पूछा जाएगा ये कि प्लाज्मिड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, सॉरी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, ठीक है? आरडीएनए, राइट? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पेज नंबर 195 पे नीचे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए गए है ना। नोट्स तो सब होंगे ना जो मैंने लिखवाए ना अनुष्का, सब नोट्स है ना? यस सर। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला जो पार्ट है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपसे ये पूछा जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। हिंड टू कई बार ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द हिंड टू, है ना? ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन यस एंजाइम ये सर। 3 मार्कर क्वेश्चन होगा अनुष्का, इट वोंट बी 5 मार्कर क्वेश्चन, इट विल बी 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट? उसके आगे आओ, अगले वाले पेज में आओ। अगले वाले पेज में सबसे द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है? 3 मार्कर क्वेश्चन पैलिंड्रोम, ये सबसे, और बिना सोचे समझे एक डायग्राम बिल्कुल रट डालना, डायग्राम पेज नंबर 199 पे आओ। 199 में दिया है ना पीबीआर 322 का डायग्राम दिया हुआ क्लोनिंग है। मेथड, यस सर। हाँ, इसको बिल्कुल आंख बंद करके याद रखना, इसमें कई बार एक तो डायग्राम 3 मार्क में आ चुका है, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा भी गया था डायग्राम, है ना? उसके पहले भी कई बार, कितनी बार आ चुका है, और कभी भी आ सकता है डायग्राम फिर से भी। अगला क्या है कि कई बार पूछा गया सिलेक्टेबल मार्कर, इंपॉर्टेंट लगाओ 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 से 3 मार्कर क्वेश्चन सिलेक्टेबल मार्कर, है ना? क्लोनिंग साइट, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, ये 2 मार्कर क्वेश्चन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगाओ। और ये डायग्राम वेरी वेरी, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैलिंड्रोम, ये वाला डायग्राम, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके सर। पेज नंबर 199 198 में आओ, बीच वाला पैराग्राफ है ना, जिसमें जहां पे लिखा है द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द आफ्टर स्टेनिंग, ठीक है ना? यस सर। इस पैराग्राफ में ऊपर से नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे लिखा है एल्यूशन, 14 वाली लाइन पे लिखा है इल्यूशन, यस सर। 2 मार्कर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 3 मार्कर क्वेश्चन है ना? अब इसके बाद आ जाओ अनुष्का पेज नंबर 201 में, 201 में 11.3 लिया, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देखा? यस सर। इसमें यहां पर ऊपर से 1 2 3 4 5 6 we have to break this cell and open release the DNA along with, यहां से अंडरलाइन करो और नीचे तक ये चैप्टर नीचे आ जाओ, यहां पे लिखा है लाइसोजाइम सेलुलोज काइटिनेज, यहां तक पूरा अंडरलाइन करो। 3 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर।
इसी के ऊपर वाले पैराग्राफ में आ जाओ, देखो बायोलिस्टिक जीन गन वगैरह लिखा है, माइक्रो इंजेक्शन बायोलिस्टिक जीन गन 2 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने इसके मेथड आपको लिखा रखा है, देखना बायोलिस्टिक मैंने आपको बता रखा है ना, माइक्रो इंजेक्शन सब कुछ बता रखा है, ठीक है। हाँ सर। है ना, तो इस पे इसको पढ़ना उसी से जो मैंने बताया, और बाकी डायग्राम वगैरह एनसीईआरटी के लगाना, ठीक है। एग्रोस जेल तो मैंने बता दिया। एक इसमें अनुष्का 5 मार्कर क्वेश्चन है। 5 मार्कर क्वेश्चन मैंने आपको देखा, आप देखोगे कि मैंने आपको एक वो आइसोले ये क्या है, अरे क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करके एक होगा, है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड यस सर। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ये मैंने पूरा एकदम एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है ना। ये 5 मार्कर क्वेश्चन, अकेला 5 मार्कर क्वेश्चन इससे बनेगा। पीसीआर 3 मार्कर क्वेश्चन है, पीसीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर 3 मार्कर क्वेश्चन, पेज नंबर 202 202, ठीक है। 5 मार्कर वाली समझ गए। यस सर। 5 मार्कर वाले में याद करो, मैंने लिखा था डीएनए को प्यूरिफाई कर पहले करते हैं, आइसोलेट करते हैं, लाइसोजाइम सेलुलोज काइटिनेज से। अपना नोट्स पास में रखो, है ना, यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक मिनट होल्ड करो, चलो और चलो। ठीक है, तो ये रहा इसका, है ना। और देखो इसमें कुछ अगर ना समझ में आ रहा हो तो पूछो, मैं इसके आगे वाले चैप्टर में बता देता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको ध्यान देना है। सर हाँ बोलो बेटा। ये एग्लोस्जेल वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब जो ये डीएनए बैंड्स होते हैं, ये मतलब अच्छे से समझ में नहीं आया था मेरे को इसलिए। चलो बता देता हूँ, देखो देखो क्या होता है, रुको, होल्ड ऑन, बायोटिक वाला, इल्यूशन पूछते हो ना,
सेपरेशन ऑफ डीएनए। एग्रोजेल। हाँ, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो मैं, चलो इसे एक डायग्राम से समझो। देखो हम क्या करते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, मेरी बात को बहुत गौर से समझना। देखो ये दिखाई दे रहा है ना डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है कि हम यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट रख देते हैं। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। आवाज कटे तो मुझे बताना। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब डीएनए देखो, ऊपर से नेगेटिवली चार्ज है डीएनए, और नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, एक एनोड लगा देते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। तो ऑब्वियसली डीएनए नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये एक एग्रोस जेल में रखते हैं। एग्रोस जेल कहाँ से निकालते हैं, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि हम निकालते हैं सीवीड से, मतलब ब्राउन एल्गी से। तो एल्गी से निकालते हैं। एग्रोस जेल को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस जेल के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जिनसे डीएनए पास हो सकता है, चल सकता है, आगे की तरफ मूव कर सकता है, खिसक सकता है। तो यहाँ पे हमने रख दिए बैंड, मतलब बहुत सारे डीएनए काट के रख दिए। क्या किए, किससे काटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। हमने क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट को काटा। काटने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद इसको इसमें पास करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जब ये आगे की तरफ मूव करते हैं तो जो छोटे वाले होते हैं उन पे फ्रिक्शन कम लगता है, उनकी स्पीड ज्यादा होती है ना, वेलोसिटी ज्यादा होती है। पीछे वाले की वेलोसिटी कम होती है। तो पीछे बड़े बड़े जो बड़े पार्ट होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, उनके बैंड बन जाते हैं, आगे छोटे वालों के बैंड बन जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए एग्रोस जेल जो प्लेट होती है, इसमें डीएनए के बैंड मिल जाते हैं। समझ आया, ठीक है। आप देखो, अब हम क्या करते हैं कि इसके, क्लियर है ना उसका, समझते हैं ना। इसके बाद इसके ऊपर हम यस क्या सर। करते हैं, एक नायलॉन की प्लेट रखते हैं, ठीक है। नायलॉन की प्लेट, नायलॉन प्लेट पे हम क्या करते हैं, इन डीएनए को निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उनको हम स्टेन करते हैं। एक डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, इसका कलर भी पूछा आ चुका, ऑरेंज कलर का होता है। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड से हम स्टेन, तो देखो अब इल्यूशन क्या हुआ, इन डीएनए के फ्रेगमेंट को जो नाइट्रोजन की जो नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर इसकी जो नाइट्रोसेल्यूलोज और या नायलॉन की जो फिल्म थी उस पर निकालने की प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। समझ आया। यस सर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं। उसके बाद एक्सरे डाल देते हैं। जो स्टेन डीएनए होते हैं वो इल्यूमिनेट करते हैं, है ना, दिखाई देते हैं हमको, फ्रेगमेंट्स बैंड्स दिखाई देते हैं। दैट इज द एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और बताओ। पूरा रिवीजन कर डालो अनुष्का, और फिर से पूछना नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं समझ में आया, ठीक है ना। कम से यस कम, सर। कम से कम अनुष्का 5 से 6 बार बढ़िया से रिवीजन होना चाहिए, एकदम बढ़िया से। आंसर लिखो बढ़िया से, अच्छे से। नहीं आए बार बार पूछो, ठीक है, नंबर बढ़िया आने चाहिए। और जो नोट्स लिखा है ना उसको पहले पढ़ डालना, फिर एनसीईआरटी पे जाना, तो आपको एनसीईआरटी बहुत इजी लगेगी। यस सर। हाँ।
चेक करियो ना उसका। यस सर। ठीक है, चेक करो। अभी तो सर यही फॉरेन जीन वाला जो वो नहीं है बायो रिएक्टर्स, बायोरिएक्टर। उसी में लग रहा है। ठीक है, मैं बायोरिएक्टर बता देता हूँ। बायोरिएक्टर भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये बायोरिएक्टर है ना। क्यों यूज करते हैं? अब हमने क्या किया, एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया। उस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में हमने इंसुलिन का जीन डाल दिया। बनाना हमें इंसुलिन है। अब कैसे बनाएंगे? एक बैक्टीरिया है, तो पहले तो हमें ढेर सारे बैक्टीरिया बनाने पड़ेंगे, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ताकि वो ढेर सारे बैक्टीरिया बने, ढेर सारा वो खाना पीना खाएं और ढेर सारी इंसुलिन बनाए। राइट, तो हमें बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराना। हमने इस तरह के एक चेम्बर डाला। इस चेम्बर के अंदर अपन टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, पीएच वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अंदर हम बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करें, जिससे कोई इंसुलिन बनाए और उसके बाद इंसुलिन को फिल्टर करें। होता क्या है कि यहाँ से मीडियम को पंप इन करते हैं, है ना। मीडियम पंप इन किया जाता है। मीडियम क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट हो। मीडियम को अंदर डाला जाता है। साथ में यहाँ से एयर डालते हैं, और एयर कैसी होती है? एयर स्टेराइल एयर होती है, ताकि एयर में किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया या हार्मफुल जर्म्स ना जाने पाए, वायरस वगैरह नहीं जाने पाए। एयर अंदर से जा रही, नीचे से बुलबुले एयर के जा रहे हैं। अब ऊपर से क्या होती है? एक एजिटेशन मोटर लगी हुई। एजिटेशन क्या मतलब? ये हिलाने का काम करती है, जो पूरे मटेरियल को हिलाती है ना, रोटेट करती है। ठीक है, तो उस मटेरियल को क्या करती है? एजिटेट करती है ना। तो एजिटेट को उसको मिक्स करती है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। क्या फायदा होगा? ऑक्सीजन का जब सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो अंदर जितने बैक्टीरिया होंगे वो सब एरोबिक बैक्टीरिया है। प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो और तेज से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। और ये यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं। सेंसर क्या कंट्रोल करते हैं? पीएच वैल्यू को देखते हैं, ये मेजर करते हैं, ये टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बाहर थर्मल जैकेट होती है, ताकि टेम्परेचर चेंज ना होने पाए बाहर से। इस रिएक्टर के अंदर जब बहुत सारा ये बन जाता है बायोलॉजिकल मटेरियल, तो क्या होता है? इस पंप इफ्लुएंट के मीडियम से हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद इससे हम लोग फिल्टर आउट कर लेते हैं। क्या? जैसे जो हमारा इंसुलिन हो गया, उसको फिल्टर आउट कर लिया और उसको पैक करके बाहर भेज दिया। इंसुलिन यहां से निकाल करके मार्केट तक भेजने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। कई बार 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा था, डाउन स्ट्रीमिंग। तो डाउन स्ट्रीमिंग क्या है? प्रोडक्ट को यहां से निकाल करके प्यूरिफाई करके उसको पैक करना, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग। और ये हो गया बायोरिएक्टर। ठीक है, यस सर। पक्का समझ में आ गया ना? डायग्राम याद रखना। और उसका ये भी 2 साल पहले क्वेश्चन, इसका डायग्राम पूछा हुआ था 3 मार्क्स में, सिर्फ डायग्राम पूछा हुआ था। तो इसका डायग्राम भी आ सकता है। राइट, बायोरिएक्टर। और बताओ।
और अनुष्का कोई डाउट? हाँ सर, मैं एक सेकंड चेक कर रही थी, मैंने नोट्स में मार्क किया था ना। कोई नहीं चेक करो आराम से। हाँ सर, वो डिजीज वाला चैप्टर था ना, उसमें मैं वो पढ़ रही थी कैंसर के उसमें। तो जो मेटास्टेसिस होता है वो बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों का लास्ट स्टेज होता है मतलब। ना ना ना, मेटास्टेसिस का तो मतलब होता है कि ट्यूमर दोनों में बनता है। हाँ बिनाइन में क्या होता है, ट्यूमर एक ही जगह कन्फाइंड है, किसी के हाथ में बना तो हाथ पे कन्फाइंड है, कहीं फैलेगा नहीं। आप हाथ में उस हिस्से को काट दो, पूरे में फैल गया, पूरा हाथ काट दो, उसके बाद क्या हुआ, बंदा बच जाएगा, जिंदा रहेगा, कैंसर कहीं फैलेगा नहीं। ये हुआ बिनाइन का। मैलिग्नेंट में क्या होता है कि बंदे के हाथ में ट्यूमर बना, अब उस ट्यूमर से क्या होगा, उसके टिश्यू के लूज होकर के टूटेंगे और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में बहेंगे, और पूरी बॉडी में जहां जहां वो ब्लड के स्ट्रीम के साथ पहुंचेंगे वहां भी कैंसर कॉज कर देंगे। जब टिश्यूज लूज होकर के टूट करके फैलने लगे, उस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर। तो ये सिर्फ मैलिग्नेंट पे होता तो मतलब बेनाइन क्योरेबल है, उस है। कुछ बिनाइन करना हो क्यूरेबल तो। है, ऑपरेट करके बिनाइन से बचाया जा सकता है, मैलिग्नेंट से बचा पाना मुश्किल है। और हाँ, मैलिग्नेंट वाला जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में नॉर्मली डिटेक्ट नहीं होता, बाय डिफॉल्ट हो जाए वो अलग बात है। क्यों? सर उसके कौन सा वाला? जो मैलिग्नेंट होता है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डिटेक्टेबल नहीं होता है, ठीक है, उसके सिम्टम नहीं दिखाई देते क्योंकि ये स्लो ग्रो करता है। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर, एक ये भी है कि वो इम्यूनिटी में नहीं था साइटोसिन बैरियर्स, और एक वो। साइटोकाइन बैरियर। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, साइटोकाइन बैरियर। उसमें वो था ना कि इंटरफेरॉन बन जाता है प्रोटीन। राइट, और इंटरफेरॉन उसके बाद प्रोटीन बन फिर हम जाता है। लोगों ने, हाँ उसके बाद हम लोगों ने जो वो वाला पढ़ा था, मेमोरी बी सेल। तो उसका काम भी तो एकदम वही हो गया कि जब री इन्फेक्ट हुआ इंसान तो फिर उसको वो अ, फटाफट से उसका वो कर देता है, किल कर देता है पैथोजन को। वो मेमोरी सेल्स हो जाती है, मेमोरी सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है। तो फिर उसमें भी तो यही होता है, ना 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 ना, मतलब पैथोजन रहते हैं वो। साइटोकाइन बैरियर में तो क्या होता है कि सपोज दैट 1 लाख सेल है, 1 लाख सेल में 100 सेल में अटैक हुआ, वो 100 सेल क्या हो गई, डेड हो गई। वो 100 सेल अपनी बॉडी से मरने के पहले ही क्या करेंगे, एक प्रोटीन रिलीज करेंगे, उसको इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन आसपास की सेल को इम्यून कर देंगी, जिससे वो वायरस उन 100 सेल से निकल करके बाकी सेलों में ना फैलने पाए। इस तरह के बैरियर को साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं। तो साइटोकाइन बैरियर आसपास की जितनी सेल्स हैं उनकी वॉल्स को प्रोटेक्ट कर देंगे। समझ आया? ये होता है इंटरफेरॉन। तो सर मेमोरी वाले सेल का भी तो यही मेमोरी काम सेल होता में है क्या ना। होता है कि एक बार बीमारी हुई, वो बी सेल्स टी सेल्स हैं, है ना, वो लिम्फोसाइट्स हैं, बी यस लिम्फोसाइट टी सर, हाँ। लिम्फोसाइट, है ना। तो बी हाँ लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट में क्या होता है कि जो बी सेल्स होती हैं इनमें एक मेमोरी सेल्स होती हैं। तो वो क्या करती हैं, पूरा किसी भी डिजीज के लिए, उन्होंने पहली बार डिजीज आई, उस डिजीज के लिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी को चिकन पॉक्स हो गया, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाई। अब क्या हुआ, चिकन पॉक्स किसी आदमी को दोबारा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाई है उसकी मेमोरी को पूरे लाइफ टाइम रिटेन करके रखती हैं। दोबारा जब कभी भी दोबारा से अटैक होता है तो उसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है।
समझ आया? तो साइटोकाइन बैरियर क्या है? ये भाई साहब ये है क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको फिजियोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। और वो कैसा है? वो स्पेशल टाइप का बैरियर है। दोनों में डिफरेंस है। ओके सर। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। और सर आपने ये भी बताया था कि जो फीवर आता है वो प्रोटीन के उससे होता है, एंडोजीनस पाइरोजन। हाँ, तो मतलब हमेशा इसी वजह से फीवर आता है हम लोगों को, जब किसी पैथोजन से फाइट करनी हो तो, क्योंकि आपने से लिखा था फी ना जब राइट, राइट। सफिशिएंट। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि फीवर क्या होता है? फीवर सिम्पटम है। फीवर ये बताता है कि बॉडी में अटैक हुआ है। फीवर कोई डिसीज़ नहीं, सिम्पटम है। वरना आप बताओ फीवर नहीं आएगा, हमको कैसे पता लगेगा कि हम बीमार हो गए? यस सर। है ना? वो तो अंदर-अंदर सेलों में फाइट हो रही है, हमें पता नहीं चल पा रहा। और जब तक हमारे बॉडी का नुकसान हो गया तब पता लगा कि आदमी किसी काम का नहीं बचा। तो वो सिम्पटम है, वो बता देता है कि बॉडी में अटैक हुआ है ना? ओके सर। तो जितने चैप्टर इनको पढ़ लेना, ठीक है ना उसका? है ना? यस और सर। नेक्स्ट क्लास में फिर से डाउट पूछ लेना, राइट? अगला यस। बायोटेक का दूसरा चैप्टर भी तैयार कर लेना, डिजीज़ वाला भी चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है ना? और मैं दूसरे वाले यस। चैप्टर का भी बता दूँगा, ठीक है? और क्वेश्चन पेपर पढ़ के सबमिट कर देना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। ठीक है? यस सर, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम, बाय-बाय।